किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशा शर्मा और आज हम कृषि दर्शन में बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि अधिकतर हिमाचली या तो किसानी बागवानी से जुड़े हैं या पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और हमारे किसान और बागवान भी अपनी आमदनी के अतिरिक्त साधन के रूप में पशुओं की देखरेख करते हैं, यानी पशुपालन व्यवसाय से जुड़े रहते ही हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे अतिरिक्त साधन जो हैं आमदनी के, उनकी ओर भी हम खास तौर से मौसम के अनुकूल ध्यान दें। तो आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में किस तरह से हम अपने पशुओं की देखरेख कर सकते हैं और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अनुज बाली, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला शिमला में। तो चलिए उन्हीं से इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अनुज बाली नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आज के कृषि दर्शन में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज हम बात करने वाले हैं कि दुधारू पशुओं की देखरेख हम आज कल के मौसम में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानते हैं कि बरसात के मौसम की अगर हम बात करें तो पशुपालकों को कौन कौन सी खास बातों का ख्याल रखना होता है अपने पशुओं की देखरेख के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर जो भारत देश है या हिमाचल प्रदेश है, उसमें जो वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो 15 जून से 15 सितंबर तक होता है जी। और इस मौसम के दौरान जो वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और साथ ही साथ जो आपका तापमान है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जी। जिस कारण से जो हमारे पशु हैं उनकी जो पाचन प्रक्रिया होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और साथ ही साथ जो उनकी आंतरिक रोग निरोधक शक्ति होती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और जो ये पशु हैं उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं जी। और इसी प्रकार से जो बरसात का मौसम है उसमें जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट्स जिनको कहते हैं, और जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इनकी संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं जी जी। जिस कारण से जो पशु हैं उसमें रोग लगने का जो खतरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जी। इससे क्या होता है, जो पशुपालकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो बरसात का मौसम है इसमें पशुपालक भाई बहनों को एक तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। इसके साथ ही साथ बरसात के मौसम से पहले अपने पशुओं को जो रोग निरोधक टीकाकरण होता है वो भी पशुपालकों को ज़रूर करवाना चाहिए जी। और इसके साथ साथ मैं जैसे परजीवियों की बात कर रहा हूँ, इनको मारने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं को बरसात से पहले जो कृमिनाशक दवा, जिनको एंटी पैरासाइट दवाई कहते हैं, ये भी अवश्य देनी चाहिए। तो ये तो सारी बातें होंगी कि कौन कौन सी बातें हैं जो बरसात के मौसम से पहले या बरसात के मौसम लगने पर पशुपालकों को करनी चाहिए। अब जैसे कि आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि परजीवियों का प्रकोप जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पशुओं पर, तो कौन कौन सी ऐसे परजीवी हैं जो अटैक करते हैं पशुओं पर और कैसे इससे हमारा जो पशुपालक है वो बचा सकता है अपने पशुओं को। जी देखिए, जो परजीवी होते हैं जी, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बाह्य परजीवी, जिसको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, जो पशु के चमड़ी में वास करते हैं जी। और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट्स, जो पशु के शरीर के अंदर वास करते हैं जी। तो जब हम पहले बात करते हैं बाह्य परजीवी की, तो जो बाह्य परजीवी होते हैं इसमें कई प्रकार के जीव आते हैं, जैसे कि पिस्सू है, जुएं हैं और चिच्चड़ है जिसको टिक्स कहा जाता है जी। और साथ में एक माइट्स होती हैं जी। ये जो बाह्य परजीवी होते हैं ये ना केवल पशु के जो खून है उसको चूस लेते हैं और पशु को कमज़ोर कर देते हैं, ये साथ ही साथ पशु के चमड़ी में भी कई प्रकार के रोग कर देते हैं, जैसे कि एलोपेशिया, बालों का झड़ना, खाज खुजली और एक डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है जिसमें शरीर में सूजन आ जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके साथ साथ जो कई टिक्स होती हैं या चिचड़ियाँ होती हैं, ये अन्य रोगों के जो कीटाणु हैं उनको भी एक पशु से दूसरे पशु में इनका संक्रमण कर देते हैं जी जी। यदि मैं बाह्य परजीवी के कंट्रोल की बात करूं कि किसान भाई बहनों को इसका कंट्रोल कैसे करना है, तो ये आप अपने पशु चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं या बाज़ार में कुछ इंसेक्टिसाइड दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, जैसे कि साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या अमीट्राज। इस दवा को आप 2 ml ये दवा लेके 1 लीटर पानी में इसका घोल बना सकते हैं आप, और ये दवा आप अपने पशु में स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी पशुशाला है उसमें भी इस दवा का स्प्रे आप अवश्य करें जी। और बरसात के मौसम पे खास तौर से ये स्प्रे
15 से 20 दिन के बाद आपको रिपीट भी करनी चाहिए जी। क्योंकि जो ये दवा है ये जो अडल्ट परजीवी होते हैं उसी पे असर करती है और 15 दिन के बाद ये अंडे फिर से पनप के लार्वे की शक्ल ले लेते हैं। तो आप 15 दिन के बाद इस दवा को रिपीट अवश्य करें जी। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि कुछ चिचड़ियाँ जो हैं वो अन्य रोगों के कीटाणु को भी एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण कर सकते हैं। इसमें मैं एक रोग की बात करूं, एक रोग होता है बवेशिया रोग जी। जिसको टिक फीवर भी कहा जाता है या फिर पशु के पेशाब में खून आना। तो ये एक बीमारी प्रोटोजोआ होता है जिसको बवेशिया बाइजेमिना कहते हैं, इस द्वारा हो जाता है। ये जो पशु के जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं RBC जिन्हें कहते हैं, ये इनमें रह के मल्टीप्लाई करती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं जी। तो इसमें क्या होता है, जो पशु को बहुत तेज बुखार हो जाता है, 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब बुखार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद जो पशु का पेशाब है वो लाल होने लग जाता है और उसके कुछ समय बाद उस पशु में पीलिया के लक्षण आने लग जाते हैं और अगर सही समय पे इस पशु का इलाज ना करवाया जाए तो पशु के लिए बहुत ही घातक भी हो सकता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें एक इमर्जिंग डिजीज़ है जो अभी हाल ही में जिला सिरमौर और जिला शिमला में देखने को मिली है, इसको एक लंपी स्किन डिजीज़ कहा जाता है। ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न का मतलब हो गया कि ये भी मक्खी मच्छर से एक पशु में दूसरे पशु में संक्रमण कर देती है जी। तो ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में जो पशु के शरीर है उसमें गांठें बन जाती हैं, जैसे पॉक्स होता है, ये पॉक्स वायरस जनित बीमारी है। इसमें पशु के शरीर में गांठें बन जाती है, पशु का दूध उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है जी। तो अगर पशुपालक भाई बहनों को अपने पशुओं में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो वो तुरंत अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक से उनसे संपर्क करें ताकि उचित समय पे उचित कदम उठाया जा सके जी। और अब हम बात करते हैं अंत परजीवी की, जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं जी। तो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोई गोल कीड़े होते हैं जिनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है, कुछ फीता कृमि होते हैं जिनको टेप वॉर्म्स कहते हैं और कुछ फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जिनको हम फ्लूक्स भी कहते हैं जी। तो ये जो पशु के जो पाचन नली है इंटेस्टाइन्स उसमें या पेट में या लिवर में यहाँ पे रहते हैं। ये ना केवल जो पशु का भोजन है उसको खा लेते हैं बल्कि पशु का जो खून भी चूस लेते हैं जी। यदि अगर पशुपालक भाई बहन को ऐसा लगता है कि वो उचित मात्रा में अपने पशु को आहार दे रहे हैं और फिर भी उनके पशु कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं तो पशुपालक भाई बहनों से अनुरोध है कि वो अपने गोबर के जो नमूने की जाँच है वो नज़दीकी पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं जी। और यदि परजीवियों के मैं इलाज की बात करूं तो पशु चिकित्सक से सलाह लेने के उपरांत और जो पशु का जो वजन होता है उसके हिसाब से कुछ कृमिनाशक दवाइयाँ दी जाती हैं पशु को। बरसात के मौसम से पहले अपने पशुओं को ज़रूर दें जी। और मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा पशुपालक भाई बहनों से कि जो बरसात का मौसम है उसमें अपने पशुओं को नदी से या किसी नाले से या जो खेत में गड्ढे हो जाते हैं उसका पानी बिल्कुल ना पिलाएं क्योंकि उसमें कई तरह के परजीवी हो सकते हैं जो आपके पशु के शरीर में प्रवेश करने के बाद बीमारी कर सकते हैं। तो आप अपने पशुओं को जो स्वच्छ नल से पानी आता है वही बाल्टी से पिलाएं जी। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर अनुज आपने हमारे पशुपालक साथियों को दी और हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। और जैसे आपने बताया कि ये 2 तरह के परजीवी होते हैं जो कि प्रभाव करते हैं, प्रभाव डालते हैं पशुओं पर। कुछ उनके अंदर रहते हैं, कुछ बाहर वास करते हैं और एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल सकते हैं। तो हमारे जो पशुपालक हैं उनको अवेयर रहने की, जागरूक रहने की बड़ी आवश्यकता इसमें रहती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी पशुशाला है वो किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि बरसात की बात करें तो बाहर जैसे हर जगह पानी रहता है वैसे ही उमस के कारण भी पशुओं को बहुत कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो किस तरह की जो गौशाला है, पशुशाला है, उसका निर्माण किस तरह से पशुपालकों को करना चाहिए? जी देखिए, जो पशुशाला की जो बनावट है जी वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले पशु के साथ साथ जो वहाँ काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी आरामदायक होनी चाहिए। जहाँ तक मैं बरसात के मौसम की बात करता हूँ तो एक तो पशुशाला जो है वो उसकी जो छतें वो लीक प्रूफ होनी चाहिए ताकि जो बरसात का पानी है वो पशुशाला में ना आए, जो पशुशाला है वो सूखी और स्वच्छ रहे जी। जो इसके अलावा जो पशुशाला आप जो बनाते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई में होनी चाहिए ताकि वहाँ पे बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा ना हो जाए। जो पशुशाला है उसमें बिजली और पानी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए आपकी। और जो आप जहाँ पे पशुशाला बनाते हैं उसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो तो बहुत अच्छा रहेगा जी।
क्योंकि जो पूर्व की जो पश्चिम की तरफ जब आपकी पशुशाला होती है तो सूर्य की रोशनी का प्रवेश प्रचुर मात्रा में पशुशाला में होता है जी। और जो सूर्य की रोशनी है वो पशुशाला को जो सूखा है और कीटाणु रहित रखने का एक सर्वोत्तम और सस्ता साधन है जी। वो स्टेरिलाइजेशन कर देती है जो सनलाइट में यूवी लाइट्स होती है ना। जी जी। इसके अलावा जो पशुशाला है उसकी ऊंचाई भी 10 से 12 फीट के करीब होनी चाहिए और उसकी जो दीवारें हैं वो पक्की और मजबूत होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के क्रैक्स ना हो। और कोई क्रैक्स होंगे तो उसमें क्या होता है, जो परजीवी होते हैं वो अपने अंडे उसमें दे देते हैं। और जो पशुशाला के जो दरवाजे और खिड़कियाँ वो आमने सामने होने चाहिए जी, ताकि हवा और जो रोशनी का जो प्रवेश है वो प्रचुर मात्रा में हो जी। और देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो मॉइस्चर है और जो हीट है वो पशुशाला के अंदर इकट्ठी हो जाती है, जिससे उससे पशु के जो स्वास्थ्य उस पर विपरीत असर पड़ता है, उसका दूध उत्पादन भी बहुत कम घट सकता है जी। और जो हम पशुशाला के अगर फर्श की बात करें तो वो पक्का जरूर होना चाहिए, मगर खुरदरा होना चाहिए जी, ताकि उसमें पशु फिसले ना जी। और पशुशाला का जो फर्श है उसमें ढलान भी अवश्य होना चाहिए ताकि जो पानी की एक जगह एकत्रित ना हो सके। तो हम बोलते हैं जो प्रत्येक 60 इंच में 1 इंच का ढलान पशुशाला में होना चाहिए जी। और अगर बरसात के मौसम की बात करें तो जो आप पशुशाला जो है तो उसमें कई पशुपालक जो हैं वो फीड और अन्य चीज़ें भी रख देते हैं। तो अगर पशुशाला में अगर छतें लीक करेगी या पानी आएगा जी, तो जो फीड है उसमें कई प्रकार के मोल्ड या फंगस भी लग जाते हैं जी, जी, जी। और अगर ऐसी फीड हम अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उसमें कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। एक तो डायरिया हो सकता है, और अगर ऐसी फीड हम लंबे उपरांत तक अपने पशु को खिलाएं तो उसमें लीवर का कैंसर होने का भी खतरा रहता है जी, माइकोटॉक्सिन्स की वजह से जी। डॉक्टर अनुज, इतने विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पशुपालक हैं इससे ज़रूर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ वैज्ञानिक तरीके से आप समझा रहे हैं। किस तरह के फर्श होने चाहिए, दीवारें या दरवाजे, खिड़कियाँ क्यों आमने सामने होनी चाहिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है जो कि हमारे पशुओं के लिए बेहद ज़रूरी है, उनके उचित स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं आहार की। कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा तन हो जाता है, वैसा हमारा मन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से पशुओं पर भी यही बात लागू होती है। तो किस तरह से जो हमारा पशुपालक है वो उचित आहार खिलाए या क्या आहार में दे जिससे उसका जो पशु है वो स्वस्थ रहे? जी देखिए, जो पशु का आहार है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय होता है कि उसमें भोजन के जो सभी पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स होते हैं जी, और वसा जो फैट होता है, और विटामिन और मिनरल सभी उचित मात्रा में पशु के लिए उपलब्ध होने चाहिए। जहाँ तक मैं बरसात के मौसम में एक सावधानी की बात आपको बता दूं, जो बरसात के मौसम में हरा चारा होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत अधिक होता है जी। अगर ऐसा चारा हम अपने पशु को खिलाएंगे तो उसमें पेट फूलने के खतरा बने रहता है और साथ ही साथ जो पशु का जो गोबर है वो भी काफ़ी पतला हो जाता है या उसमें डायरिया रोग हो जाता है जी। तो पशुपालक भाई बहनों से पहला तो यही अनुरोध है कि बरसात के मौसम में जो हरा चारा है वो एक दिन पहले काट लें वो, और उसको अगले दिन वो धूप में सुखाएं उसको, ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है कम हो जाए, और उसके उपरांत ही अगले दिन उस चारे को अपने पशु को खिलाएं जी। जहाँ तक पशु आहार की बात है तो जो टोटल पशु का आहार होता है उसका जो 2/3 भाग है, अगर हम साइंटिफिक तरीके की बात करें तो थंब रूल है इसका जी। तो 2/3 जो भाग है वो मोटे चारे से देना चाहिए जी। और इसका जो 1/3 भाग है वो उसको दाने से पूरा करना चाहिए जी। और जो 2/3 भाग में मोटे चारे की बात कर रहा हूँ उसमें से भी 1/3 भाग है वो जो दलहनी चारे होते हैं, जैसे बरसीम हो गया आपका और ल्यूसर्न हो गया, उससे पूरा करना चाहिए। जो पशु का आहार है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है जीवन निर्वाह के लिए आहार, या जिसको मेंटेनेंस राशन भी बोलते हैं जी। ये पशु आहार की वो मात्रा होती है जो पशु को अपने शरीर के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे उठना है, बैठना है, आपके डाइजेशन है या ब्लड सर्कुलेशन है, ये उसके लिए चाहिए होता है। इसके अभाव में जो आपका पशु है जो कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम संकर नस्ल की गाय या भैंस की बात करते हैं तो उसको 4 से 5 किलो हरा चारा और 1.5 से 2 किलो जो फीड है वो ऐसे अपने पशु को ज़रूर देनी चाहिए जी। ये होता है मेंटेनेंस राशि, ये फीड आपने देनी ही देनी है, चाहे वो उत्पादन में है, चाहे वो प्रेगनेंसी में है या नहीं है। ये वो फीड है जो पशु को बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा जो दूसरे भाग की मैं बात करता हूँ होता है उत्पादन के लिए आहार जी।
या मिल्क प्रोडक्शन के लिए आहार। जी। ये आहार का वो हिस्सा होता है जो पशु जो दूध दे रहा है उसके लिए होता है, दुधारू पशुओं के जी जी जी। तो अगर मैं संकर नस्ल की गाय या भैंस की बात करूं तो प्रत्येक जो 2.5 से 3 किलो दूध होता है जी, उसको प्रति 3 किलो दूध के लिए 1 किलो फीड हमें एक्स्ट्रा देनी होती है जी। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि कोई संकर नस्ल की गाय जो 6 किलो दूध दे रही है जी, तो 2 किलो फीड तो उसको जीवन निर्वाह मेंटेनेंस के लिए चाहिए अपनी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, और जो दूध है उसको प्रति 3 किलो दूध के लिए 1 किलो आपने एक्स्ट्रा फीड देनी है। तो यदि 6 किलो आपकी गाय दूध दे रही है तो उसको 2 किलो एक्स्ट्रा फीड आप देंगे, यानी कि 2 + 2 4 किलो फीड होगी। तो 2 किलो फीड आप सुबह, 2 किलो ये फीड शाम के वक्त आप दे सकते हैं जी। और जो तीसरे भाग की मैं बात कर रहा हूँ वो होता है प्रेगनेंसी राशन या गर्भावस्था के लिए आहार भी कहते हैं जी जी। जब आपका जो पशु है वो लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम, जब 6 से 9वें महीने में गाभिन होता है जी जी। तो उसमें उसको ना केवल अपने शरीर के लिए बल्कि उसको जो घर में पल रहे जो बच्चा है उसके लिए भी आहार की आवश्यकता होती है जी, है ना जी। क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है जी। तो जो आपका गाभिन पशु है उसको भी आप 1.5 से 2 किलो अतिरिक्त दाना अवश्य दें जी। इससे क्या होगा, जो आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और साथ ही साथ अगले जो ब्यात में जो दूध उसका उत्पादन होगा वो भी काफ़ी सुधर जाएगा जी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी पशुपालक दोस्त हैं, अगर वो इस क्षेत्र में नए हैं, अगर इस व्यवसाय में वो नए हैं, तो पहले वो पशु चिकित्सक से बात करें कि किस तरह से उनको अपने पशुओं की देखरेख करनी है, किस तरह से उनको दाना आहार खिलाना है, और क्या तरीका रहता है अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए उसको आहार खिलाने का, तो उसके लिए उचित होगा और उसको लाभ भी मिलेगा। जैसे आपसे बात करते हुए हमने जाना कि जो हमारा पशु है उसको बहुत सारे रोग लग जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो एक पशु से दूसरे पशु को लग जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से रोग या बीमारियां हैं जो छूतदार कही जाती हैं या एक पशु से दूसरे पशु में लग जाती हैं, और हमारे पशुपालक कैसे उसको पहचान सकते हैं, कैसे उससे अपने पशु की रक्षा कर सकते हैं? जी देखिए, अगर बरसात के मौसम में हम छूतदार रोग की बात करें तो उसमें जो प्रमुख रोग होता है वो होता है मुंह खुर या फुट एंड माउथ डिजीज जी। मुंह खुर का रोग भी इसको कहा जाता है, इसको चपका रोग या खरेड़ू, अपनी भाषा में कई नामों से रोग को जाना जाता है जी। जो ये रोग है ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर में प्रमुख रूप से देखा जाता है। और जो ये रोग है एफएमडी का जी, ये जो हमारी पहाड़ी नस्ल की गाय होती है उसकी अपेक्षा जो संकर और विदेशी नस्ल की जो जर्सी गाय होती है उसमें अधिक गंभीर रूप से देखने को मिलता है जी। अगर हम इसके कारण की बात करें तो एक विषाणु जनित रोग है जो एक पिकोरना वायरस होता है, उस द्वारा ये रोग पशुओं में हो जाता है जी। तो इस रोग के जो विषाणु इसके कई प्रकार और उपप्रकार होते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो ओ एक सेरोटाइप होता है, ये प्रमुख रूप से यही हिमाचल में देखने को मिलता है। यदि इस रोग में मैं किसान भाइयों को इनके लक्षणों की बात करूं तो इस जो फुट एंड माउथ डिजीज है, इस रोग में जो पशु को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है जी। 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जी। जो पशु को खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है जी जी। और साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद जो पशु का जो मुंह है जी, जो उसका ज़बान है, तालू है, गालों के अंदर जो थन और अयन है और पैरों के खुरों के बीच छाले पड़ जाते हैं, और ये जो छाले हैं ये फट के एक घाव का रूप ले लेते हैं जी। पशु के मुंह से भी लार टपकने लगती है और वो चप चप की आवाज़ आने लगती है जी। इसलिए इस रोग को चपका रोग भी कहते हैं कई बार। ओके। मुंह में छाले होने के कारण क्या होता है कि पशु खाना पीना बंद कर देता है और वो कमज़ोर होने लगता है जी। और पैरों में छाले होने के कारण जो पशु है लंगड़ा के चलने लगता है जी जी। और इस रोग में जो गर्भवती मादा होती हैं उसमें अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, और जो नवजात जो बछड़े बछड़ी होते हैं वो तो कई बार बगैर सिम्टम दिखाई उनकी मृत्यु हो जाती है इसमें जी जी। इस रोग में देखिए हालांकि जो मृत्यु दर है वो तो काफ़ी कम है, 10% के करीब है, और इस रोग से पशुपालकों को बहुत ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है जी। एक तो जो पशु का दूध है वो बिल्कुल सूख जाता है जी। और जो पशु बच जाते हैं उनमें एक हाँफना रोग हो जाता है, वो हाँफने लगते हैं और उनसे काम कराना बहुत ही कठिन हो जाता है जी। और इस रोग के अगर मैं उपचार की बात करूं तो एक वायरल रोग है, विषाणु जनित रोग है, कोई निश्चित इसका उपचार नहीं होता जी। लेकिन बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए लक्षणों के आधार पे सिम्टोमेटिक इस बीमारी की
ट्रीटमेंट की जाती है जी। जैसे कि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको रोकने के लिए इसमें एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, बुखार को कम करने के लिए इसमें एंटीपायरेटिक या बुखार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जी। और जो मुंह में जख्म हो जाते हैं उसको एक पोटाशियम परमैंगनेट लाल दवा कहते हैं, उसके घोल से साफ करने के उपरांत इसमें बोरोग्लिसरिन का पेस्ट लगाया जाता है जी। और इस बीमारी से अगर बचाव की बात करूं तो जो पशुपालन विभाग है ये किसानों के हितों के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहता है और इसी कड़ी में एक नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जी। जिसके तहत वर्ष में 2 बार 6 महीने के अंतराल में पशुपालकों के घर द्वार पे FMD के रोग निरोधक टीकाकरण करवाए जा रहे हैं। मैं पशुपालक भाई बहनों से अनुरोध भी करना चाहूँगा इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने पशुओं को ये जो रोग निरोधक टीकाकरण है ये अवश्य करवाएं जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और हम भी ये अनुरोध अपने पशुपालकों से ज़रूर करना चाहते हैं कि उनको आर्थिक नुकसान ना हो, इससे बचने के लिए जो भी टीकाकरण सरकार द्वारा विभाग द्वारा उनके लिए चलाए जा रहे हैं पशुओं के लिए, वो ज़रूर अपने पशुओं को भी उसमें शामिल करें। अब चलते चलते आपसे चाहते हैं पशुपालकों के लिए वो संदेश, वो सुझाव जिससे उनको इस क्षेत्र में आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी देखिए, दुधारू पशुओं के संबंध में अगर हम बात करें, एक कहावत है जी कि बचाव जो है इलाज से बेहतर होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि एक बार बीमार हो जाने की कंडीशन में क्या होता है, पशुपालन को ना केवल दूध का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि पशु के इलाज में भी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है जी। तो पशुपालक भाई बहनों को एक तो जो रोगों के लक्षण है उसका अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित समय पर उचित लाभ उठा सकें जी। इसके अलावा जो बरसात के मौसम की बात हो रही है जी, एक तो जो छतें हैं जी वो लीक प्रूफ होनी चाहिए जी, पशुशाला स्वच्छ होनी चाहिए जी, परजीवियों के प्रकोप से बचने के लिए जी जो कृमिनाशक दवा है पशुपालकों भाई बहनों को अपने पशु को अवश्य देनी चाहिए जी। और साथ ही साथ जो मैंने रोग निरोधक टीकाकरण की बात करी जी, ये पशुपालक भाई बहनों को अपने पशुओं में अवश्य करवाना चाहिए। डॉक्टर अनुज पाली, आज के कृषि दर्शन के इस अंक के साथ आप जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आज के विषय पर आपने हमारे किसान साथियों के साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान एवं बागवान साथियों, आज का विषय था पशुपालकों से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि दुधारू पशुओं की देखरेख कैसे हमारे पशुपालकों को करनी चाहिए, उस विषय पर जो जानकारी आज के एक्सपर्ट द्वारा आप सभी को मुहैया करवाई गई, उससे आपको ज़रूर अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आपसे मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए शिमला दूरदर्शन। नमस्कार।